एल्डोमिया मुश्किल से नोबल एस्टेट पहुंचता ही है कि तभी अचानक कोई उसकी कैरेज के दरवाजे खोल देता है। शेरल नाम की एक बिगड़ी हुई यंग नोबल लड़की उसे एक नजर देखती है और तुरंत तय कर लेती है कि उसके जैसा घटिया कॉमनर उसके साथ एक ही हवा में सांस लेने लायक भी नहीं है, जब तक कि वह लड़कर अपनी काबिलियत साबित न कर दे। वह उसे ट्रैश कॉमनर कहती है और जबरदस्ती ड्यूअल के लिए मजबूर कर देती है, लेकिन हमारा लड़का भी इस बदतमीज लड़की को उसकी औकात दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, घमंडी लड़की पहली चाल चलते हुए पूरी रफ्तार से हमला करती है, जब तक कि दोनों की तलवारें पहली बार नहीं टकरा जाती। उसे सच में लगता है कि बढ़त उसी के पास है, जबकि असलियत में एल्डोमिया तो अभी जरा भी गंभीर नहीं हुआ था। वह तो जैसे ऑटो पायलट पर लड़ रहा था। उसके पूरी ताकत वाले हमले के जवाब में वह बस हल्का सा अपनी तलवार घुमाता है और उसकी तलवार पूरी तरह छीन देता है, अगला वार करके उसे खत्म करने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार उसके पास पहुंचने वाली होती है, वह रुक जाता है, जिससे शेरल हैरान रह जाती है कि वह अभी भी जिंदा है। तो आखिर यह साधारण सा लड़का नोबल से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। अविन विलेज पूरी तरह अफरा तफरी में था। एक गैंग सड़कों पर एक एल्फ को ढूंढते हुए हर उस इंसान को पीट रही थी जो कुछ बताने से इनकार कर रहा था। तभी एल्डोमिया बीच में आ जाता है। वह यह सब दया दिखाने के लिए नहीं कर रहा था। सबसे पहले वह उनके कैप्टन का ठिकाना पूछता है ताकि एक ही बार में सबका हिसाब कर सके। वह गुंडा इसे मजाक समझता है, लेकिन अगले ही पल एल्डोमिया के एक ही मुक्के से जमीन पर गिर जाता है। एल्डोमिया उसके पास झुककर बेहोश पड़े आदमी से कहता है कि वह बेहद कमजोर है और अगर उसने सहयोग नहीं किया तो उसके साथ इससे भी बुरा होगा। थोड़ी ही देर बाद उसे उनका बेस मिल जाता है और वह दरवाजे को लात मारकर खोल देता है। अंदर मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पहले से ही शर्मिंदा कि उनका एक साथी एक बच्चे से हार गया। एल्डोमिया चारों ओर देखकर पूछता है कि क्या वही लोग उस एल्फ को लेकर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उनका लीडर इसे अच्छा मौका समझकर बताने लगता है कि वह पहले उसे कितनी बेरहमी से यातना देगा और फिर बेच देगा। एल्डोमिया तय कर लेता है कि अब आगे बात करना सबका समय बर्बाद करना होगा। वह खुशी खुशी पहले दरवाजा बंद कर देता है ताकि बाहर वाले उस बेइज्जती को न देख सकें जो अब होने वाली थी। वह अपनी तलवार निकालता है और फिर नंगे हाथों से उसकी ब्लेड मोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देता है। जैसे ही वह अपना नाम बताता है, वहां मौजूद सारे लड़कों के होश उड़ जाते हैं। फिर भी उनमें से कुछ खुद को समझाते हैं कि तलवार असली नहीं है और उस पर टूट पड़ते हैं। एल्डोमिया बिजली की रफ्तार से उनके बीच से निकलकर कैप्टन को एक ही मुक्के में गिरा देता है और कहता है कि उसके साथ पंगा मत लो, वरना अंजाम जरूर भुगतोगे। घर लौटने पर उसकी बहन आइलिया उससे पूरी बात सुनती है। वह सिर्फ 11 साल का है और फिर भी कहता है कि उसके पीछे उसकी रक्षा करना उसका पूरा हक था। एलिया पूछती है कि उसे इतनी देर क्यों लगी, क्योंकि कुछ गुंडे उसे इतना नहीं रोक सकते थे। वह बताता है कि लड़ाई के बाद उसने उन बच्चों को देखा जिनका कोई घर नहीं था। उसे उन्हें यूं ही छोड़ना सही नहीं लगा, इसलिए उसने उनके रहने की जगह ढूंढने में समय लगाया। उन्हें भी उसकी बहन जैसी किसी इंसान की जरूरत थी जिसे वे अपना घर कह सकें। ये सुनकर एलिया उसे कसकर गले लगा लेती है। उन्हें मिले हुए सिर्फ 3 साल हुए थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी यहाँ तक पहुंचेगी। एल्डोमिया सोचने लगता है कि अगर उनकी मुलाकात कभी हुई ही न होती तो उसकी जिंदगी कैसी होती। उसकी यादें उस दिन में लौट जाती हैं जब वह सिर्फ एक ऐसा लड़का था जिसने सब कुछ खो दिया था। उस समय की एलिया अपनी पूरी ताकत से भाग रही थी ताकि अपने कैप्टर से बच सके। उसके पीछे पड़े गुंडे गुस्से में हर चीज तोड़ते हुए उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि वे इतने कीमती सामान को खो नहीं सकते थे। उनका लीडर अपने आदमियों को किसी भी कीमत पर उसे पकड़ने का आदेश देता है। वे रास्ते में लोगों को भी लूट लेते हैं, उनके नेकलेस छीनते हुए कहते हैं कि मरने वालों को परलोक में इनकी कोई जरूरत नहीं होगी, जैसे फाइंडर्स कीपर्स खेल रहे हों। लेकिन आइलिया को ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि वह एक मेज भी थी। फिर भी बॉस ने पहले ही उसके गले में एक रिस्ट्रेंट कॉलर डाल रखा था, जिसने उसकी मैजिक पावर को सीमित कर दिया था और उसके भागने के सारे रास्ते लगभग बंद कर दिए थे। एलिया घबराकर तेज तेज सांस लेती है, जानती थी कि उसे जल्दी कहीं छिपना होगा, नहीं तो उसके कैप्टर्स उसे पकड़ लेंगे। वह भागकर एक दूसरे घर में घुस जाती है और समझती है कि अभी तक किसी ने उसे नहीं देखा। लेकिन जब वह भागने का रास्ता सोच रही थी, तभी छोटे एल्डोमिया ने उसे देखकर हैरानी से रोक लिया। उसी समय उसे ढूंढ न पाने से परेशान बॉस आखिरी उपाय के तौर पर उसके शॉक कॉलर को सक्रिय कर देता है। कॉलर उसके पूरे शरीर में भयानक बिजली जैसा दर्द दौड़ा देता है, जिससे वह चीख उठती है और उसकी लोकेशन सबको पता चल जाती है। अब जब उन्हें पता चल गया कि वह किस घर में है, तो वे तुरंत अंदर घुस आते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उसने उन्हें बेकार में इतनी परेशानी करवाई। आखिर उन्होंने अपना कीमती मर्चेंडाइज वापस पकड़ लिया था और अब इस गरीब गांव से जो कुछ भी लूट सकते थे, लूट कर निकलने का समय था।
अपनी गिरफ्तारी के बावजूद एलिया उस लड़के के लिए चिंतित थी, क्योंकि इन गुंडों के घर में घुसने से ठीक पहले उसने जल्दी से एल्डोमिया को छिपा दिया था। अचानक उन गुंडों को उसी घर के अंदर से एक और आवाज सुनाई दी, जहां उन्होंने उस एल्फ को पकड़ रखा था। तभी हाथ में तलवार लिए एक छोटा सा लड़का बाहर चलता हुआ आया। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी, जबकि एलिया यह समझ चुकी थी कि इस बेवकूफ बच्चे ने उसकी जान बचाने की सारी मेहनत एक ही पल में बर्बाद कर दी। यह बात गुंडों के लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि अब उन्हें उस गांव का एक और जिंदा बचा हुआ इंसान मिल गया था, जिस पर कभी डीमन किंग्स आर्मी ने हमला किया था। बॉस ने सोचा कि इस लड़के को भी पकड़कर बेच देना सबसे अच्छा रहेगा, इसीलिए उसने हाथ में तलवार लिए अपने एक आदमी को उसे पकड़ने भेज दिया। वह गुंडा लड़के से चुपचाप उनके साथ चलने को कहता है, लेकिन अपनी जान की परवाह करने की बजाय लड़के के चेहरे पर सिर्फ अपने माता पिता से मिलने की बेचैनी दिखाई देती है। यह सुनकर पूरा गैंग हंसने लगता है और उसे बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाता है। फिर उसकी याद ताजा करने के लिए वे बताते हैं कि इस पूरे गांव का डीमन किंग्स आर्मी ने बेरहमी से नरसंहार कर दिया था। यहाँ रहने वाला हर इंसान मारा गया था, सिर्फ उनके सामने खड़ा ये नीले बालों वाला लड़का ही जिंदा बचा था। छोटे से एल्डोमिया के लिए यह बात किसी सदमे से कम नहीं थी। वह ये मान ही नहीं पा रहा था कि उसके माता पिता सच में मर चुके हैं। अपने गुस्से और दर्द को बाहर निकालने के लिए उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार ऊपर की ओर घुमाई और एक ही वार में उस आदमी का गला काट दिया। अब हालात पूरी तरह पलट चुके थे। जिन गुंडों को लग रहा था कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, उनके एक आदमी को सिर्फ 8 साल के बच्चे ने एक ही वार में खत्म कर दिया। बॉस ने तुरंत अपने आदमियों को हथियार निकालने का आदेश दिया, क्योंकि अब वे सब मिलकर उस बच्चे पर टूट पड़ने वाले थे। लेकिन तभी अजीब बात हुई। ऐसा लगने लगा कि लड़के की ताकत खत्म हो गई है और वह अपनी तलवार ठीक से उठा भी नहीं पा रहा, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तलवार खुद ही चल रही हो। यह देखकर गुंडे पूरी तरह हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि इतना छोटा बच्चा तलवार चलाने में इतनी बड़ी ताकत हासिल कर सकता है। तभी उनके मन में सवाल उठा कि कहीं एल्डोमिया के पास कोई स्पेशल मैजिक सोर्ड तो नहीं, जिसे शायद डीमन किंग्स आर्मी पीछे छोड़ गई हो। भले ही उन्होंने अपना एक साथी खो दिया था, लेकिन अब उन लालची गुंडों की नजर उस मैजिक सोर्ड पर थी। अपने ही आदमी की गर्दन पर तलवार रखते हुए लीडर ने उनमें से एक को आदेश दिया कि वह जाकर वह तलवार ले आए, क्योंकि शायद उसी की वजह से यह लड़का इतना ताकतवर लग रहा था। भागना अब उनके लिए कोई विकल्प नहीं था। यही सच उन डाकुओं के सामने था जिन्हें मजबूरी में एल्डोमिया का सामना करना पड़ रहा था। जब इतने सारे बड़े आदमी एक अकेले बच्चे पर हमला करने दौड़े, तब मेज एल्फ घबराकर लड़के से चिल्लाई कि वह भाग जाए। लेकिन इसी लड़ाई में उनका अपना घमंड उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया, क्योंकि एल्डोमिया खुद सोचता है कि जिस पल वह अपनी तलवार पकड़ लेगा, उसी पल लड़ाई जीत जाएगा। वह अगले ही पल इसे साबित भी कर देता है। एक आदमी को बीच से ऐसे 2 हिस्सों में काट देता है जैसे किट कैट तोड़ दी हो। उसका पूरा शरीर नीली ऑरा से ढक जाता है और वह बरसर्क जैसी पूरी एकाग्र अवस्था में पहुंच जाता है, जिससे लीडर को अपने ही दिए हुए आदेश पर पछतावा होने लगता है। लड़के की तलवार उन आदमियों के शरीर को ऐसे चीरती हुई निकल रही थी जैसे वे जेली से बने हों। दूर से यह सब तो देख रही मेज एल्फ सबसे पहले समझ जाती है कि असली ताकत मैजिक सोर्ड में नहीं है। हालात को अपने पक्ष में करने के लिए गुंडों के लीडर ने ब्लॉन्ड एल्फ की गर्दन पर तलवार रख दी और धमकी दी कि अगर एल्डोमिया ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वह उसका सिर काट देगा। एलिया घबराकर लड़के से कहती है कि उसकी बात मत मानना, लेकिन जल्द ही चुप हो जाती है। लीडर का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। वह अपने कीमती मर्चेंडाइज को नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा। उसका असली मकसद सिर्फ मैजिक सोर्ड हथियाना और उसके बाद लड़के को मार डालना था। उसकी नजर में यह बिल्कुल सही योजना थी, लेकिन एल्डोमिया उसकी किसी भी धमकी का जवाब नहीं देता। लड़का अपनी तलवार पीछे खींचता है और पूरी ताकत से उसे हवा में उछाल देता है, जिससे लीडर का ध्यान भटक जाता है। लालच और जल्दबाजी में वह एलिया को छोड़ देता है और उस शानदार मैजिक सोर्ड को पाने के लिए दौड़ पड़ता है। उसे लगता है कि बच्चे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब जब वह तलवार से बस कुछ इंच दूर है तो जीत उसी की होगी। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। एल्डोमिया पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच जाता है, इससे पहले कि मूर्ख लीडर यह समझ पाता कि वह तलवार कोई मैजिक वेपन नहीं बल्कि एक साधारण तलवार है। एल्डोमिया एक ही वार में उसे काट कर हरा देता है और इसी के साथ यह लड़ाई खत्म हो जाती है। एल्डोमिया इस लड़ाई में बैंडिट्स के खिलाफ लगभग मरते मरते बचा था, इसलिए वह पूरी दुनिया पर अपना गुस्सा निकालते हुए चिल्ला चिल्ला कर खुद को पूरी तरह थका चुका था। जब वह सिर्फ 8 साल का था, तब डीमन किंग्स आर्मी ने उसके गांव पर हमला कर दिया था और उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी थी। पूरी लड़ाई को ध्यान से देखने के बाद एली सोचने लगी कि इस लड़के ने अपनी जबरदस्त ब्रूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके कैसे सभी बैंडिट्स को धोखा दे दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी मैजिक सोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हो।
फिर उसी लड़के ने अपने बेहतरीन बैटल आईक्यू का इस्तेमाल करके दुश्मनों को चकमा दिया और मरे हुए बैंडिट्स में से एक की सोड उठाकर लड़ाई में बढ़त हासिल कर ली। इतनी कम उम्र के लड़के में ऐसा जजमेंट और इतनी ताकत होना लगभग नामुमकिन था, जिससे एली की उसके प्रति जिज्ञासा और भी बढ़ गई। मेज एल्फ ने उत्सुकता से उससे पूछा कि उसने उसकी जान क्यों बचाई। एल्डोमिया ने बताया कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वह तो सिर्फ अपने गांव की रक्षा कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि बैंडिट्स द्वारा मचाई गई इस तबाही से उसका गांव दूषित हो। साथ ही लड़के को पहले से पता था कि वह एक मेज है। उसने बैंडिट्स की बातचीत सुन ली थी। एली उसकी बात की पुष्टि करती है, जिससे एल्डोमिया सोचने लगता है कि शायद भगवान सच में होते हैं। चूंकि किस्मत ने उन्हें मिलाया था, इसलिए लड़के ने उसे वह मैजिक ग्लोब लौटा दिया जिससे उसकी शक्तियां नियंत्रित होती थीं। एल्डोमिया ने उससे एक सौदा करने की बात कही कि अगर वह उसे आजाद कर दे तो अगले 8 वर्षों तक वह उसके साथ रहेगी, जब तक कि वह बड़ा नहीं हो जाता। लड़के के पास सहारा लेने के लिए कोई नहीं था। ये गांव अब उसका पहले वाला घर नहीं रहा था और सर्दियां भी दरवाजे पर थीं। जिंदा रहने की अटूट इच्छा के साथ एल्डोमिया ने घोषणा की कि चाहे उसे कितनी भी तकलीफ क्यों न सहनी पड़े, वह हर हाल में जीना चाहता है। और दिन की मोटिवेशन के लिए इससे बेहतर बात क्या होगी। अब वापस वर्तमान में चलते हैं, जहां हमारा लड़का कुछ देर के लिए ख्यालों में खो गया था। तभी उसके दोस्त ने उसे झकझोरकर डेड्रीम से बाहर निकाला। उसे पता चला कि अक अनाथों के एक झुंड से लड़ाई कर बैठा था। एल्डोमिया हैरान हो जाता है कि उसके दोस्त को इतनी जल्दी यह खबर कैसे मिल गई। वह समझाता है कि वे बच्चे शुरुआत में सिर्फ कुछ मामूली गुंडे थे, लेकिन समय के साथ उनकी संख्या बढ़ती गई और उन्होंने पूरे गांव के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी। इसलिए उन्हें रोकना जरूरी था। उसका दोस्त उसके अच्छे काम की तारीफ करता है, क्योंकि उसकी वजह से गांव वालों की जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। धन्यवाद के तौर पर वह उसे एक सेब देता है। सबसे मजेदार बात यह थी कि एप्पल स्टीलर 69 ने वही सेब ठीक एल्डोमिया के पीछे खड़े दुकानदार से चोरी किया था और फिर उसके सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा था। दोनों की मजेदार नोकझोंक देखकर एल्डोमिया मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी माहौल गंभीर हो जाता है जब अनाथों में से एक लड़का दौड़ता हुआ उसके पास आता है। पहले से पहचानने के कारण एल्डोमिया उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब वह बताता है कि कुछ संदिग्ध लोग उन्हें किडनैप करने आ गए हैं। ये सुनकर एल्डोमिया दंग रह जाता है। जैसे ही उसे अपनी शांत जिंदगी मिलती है, हमेशा कुछ न कुछ हो जाता है और वह सब कुछ फिर से खो देता है। चाहे वह अपने पुराने ट्रॉमा को भूलना भी चाहे, लेकिन कमजोर लोगों की सच्चाई यही होती है कि वे अपनी हर कीमती चीज खो देते हैं। 3 साल पहले अर्विन विलेज उसका नया घर बना था, जबकि उसकी बहन एलिया इस दुनिया में उसके लिए सबसे कीमती इंसान बन गई थी। इतना कुछ खोने के दर्द और गुस्से से भरा एल्डोमिया एलिया को खोने का ख्याल आते ही खून खौलने लगता है। इसलिए वह उस लड़के से उसे घटनास्थल तक ले चलने को कहता है। वहां पहुंचने पर वह देखता है कि एक लड़की एंड्रू टेट फैंस जैसे लोगों के झुंड से घिरी हुई है। वह उनसे पूछती है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वे कहते हैं कि यह जानना उसके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ एक औरत है और उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। बात का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। उनमें से एक क्लोक्ड फिगर हैरान था कि क्या यही वह लड़की है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। उसके व्यवहार में उसे किसी तरह की गरिमा महसूस नहीं हुई, इसलिए उसे शक होने लगा कि शायद उन्होंने गलत व्यक्ति पकड़ लिया है। लेकिन दूसरे लोग बताते हैं कि यही सही टारगेट है, क्योंकि उनके मास्टर की शर्तें यही थीं, लाल बाल और उम्र 16 साल। लड़की एक नजर में समझ जाती है कि ये लोग आम किडनैपर्स नहीं हैं, जबकि क्लोक्ड फिगर उन्हें भरोसा दिलाता है कि लड़की को ले जाने के बाद उन्हें अच्छा इनाम मिलेगा। जल्दी काम खत्म करने के लिए वे उसकी कलाई पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचने लगते हैं। तभी अचानक एल्डोमिया की जोरदार किक पीछे से पड़ती है और एक आदमी उड़ जाता है। क्लोक्ड डूड के चेहरे का भाव देखने लायक था, जबकि लड़की खुशी से चमक उठती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसका रक्षक आ चुका है। एल्डोमिया और किडनैपर दोनों ही एक दूसरे से पूछते हैं कि दूसरा यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन हमारा लड़का गुस्से से भरा हुआ था और किडनैपर का मजाक उड़ाने लगा। श्राउडेड फिगर को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस लड़के की समस्या क्या है। उसे मिली जानकारी में तो किसी गार्ड का जिक्र तक नहीं था। लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार एल्डोमिया किडनैपर्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वे इतनी दूर सिर्फ किसी को किडनैप करने आए हैं, जबकि वह खुद इस गांव में मौजूद है। बेवकूफ उसकी तरफ ऐसे दौड़ पड़ते हैं जैसे वह कोई साधारण बच्चा हो, लेकिन कुछ ही पलों में वे सभी बुरी तरह पिटकर ढेर हो जाते हैं। एल्डोमिया तुरंत समझ जाता है कि ये लोग निश्चित रूप से इसी गांव के नहीं हैं, क्योंकि अगर होते तो उसके बारे में जरूर जानते। लेकिन जिस इंसान को लेकर वह सबसे ज्यादा उत्सुक था, वह कोने में खड़ा हुडेड बास्टर्ड था, जो मन ही मन सोच रहा था कि किडनैपिंग मिशन के लिए थग्स का इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बेवकूफी थी। एल्डोमिया उस घटिया आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने लड़की को हाथ लगाया है, यानी
उसने उससे भी दुश्मनी मोल ले ली है। हुडेड फ्रीक अब इस लड़के की लगातार बकबक से पूरी तरह तंग आ चुका था और गुस्से में उसे रास्ते से हट जाने का आदेश देता है। इस पर एल्डोमिया मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि ऐसा तभी होगा जब पहले उसे ही हटा दिया जाए। उस अकड़ू आदमी को उसकी औकात दिखाने के लिए क्लोक्ड फिगर बिजली जैसी रफ्तार से अपनी ब्लेड निकालता है और लड़के पर झपट पड़ता है, लेकिन उसकी तलवार बस उसके कंधे को हल्का सा छूते हुए निकल जाती है। वह हमला सचमुच एल्डोमिया को मारने के इरादे से किया गया था, फिर भी लड़का उसकी ब्लेड से बच निकला। अब अपनी तरफ से छोटा सा रिटर्न प्रेजेंट देने की बारी थी। एल्डोमिया अपनी मुट्ठी कसता है और फुर्ती से उसके चेहरे पर रेत का तेज गुब्बार फेंक देता है। सच में उसका बैटल आईक्यू कमाल का था। हुडेड गाय का ध्यान भटकते ही वह उसके चेहरे पर एक बेहद जबरदस्त तनेडाटा ईटेटिंग किक जड़ देता है, जिससे वह आदमी जमीन पर जा गिरता है और पूरी तरह बेइज्जत हो जाता है। हालांकि एल्डोमिया को उसकी स्वॉर्ड प्ले कुछ अलग लगी, फिर भी वह उसकी स्किल्स से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ और उसे मौका दिया कि चाहे तो अपनी बैक स्टोरी बता दे। हुडेड फ्रीक को यह बात सीधी सीधी बेइज्जती लगी। आखिर एक छोटा सा लड़का उसे ट्रैश टॉक कर रहा था, बिल्कुल वैसा एहसास जैसे ऑनलाइन गेम खेलते समय कोई छोटा बच्चा तुम्हें बुरी तरह हरा दे। वह आदमी पूरी तरह आपा खोने ही वाला था कि तभी पहले वाली लड़की अपने कुछ और दोस्तों को लेकर वहां पहुंच जाती है ताकि वे एल्डोमिया की मदद कर सकें। इतने सारे विटनेसेस को देखकर वह समझ जाता है कि अब यहां रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए अपनी पूरी बेइज्जती से बचने के लिए वह स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करके भाग निकलता है। एल्डोमिया ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा करेगा, इसलिए पल भर में ही वह उसकी नजरों से ओझल हो गया। लेकिन जिन थग्स को वह छोड़कर भागा था उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और इतना तो तय था कि अगर उन्होंने जल्दी सच नहीं बताया तो हमारा लड़का उनके साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतने वाला था। दोबारा पिटाई से बचने के लिए दोनों थग्स डर के मारे तुरंत घुटनों पर आ गए और दया की भीख मांगने लगे। उन्होंने बताया कि उन्हें भी नहीं पता था कि वे आखिर किस मामले में फंस रहे हैं। उन्हें बस इतना आदेश मिला था कि लाल बालों वाली लड़की को किसी तरह जंगल तक ले जाना है। तभी एक नोबल का जिक्र सुनकर एल्डोमिया हैरान हो जाता है। सूजे हुए मुंह वाला थग बताता है कि अफवाह है कि युद्ध में नष्ट हो चुके एक नोबल फैमिली की एक लड़की जिंदा बच गई थी। चूंकि वह परिवार बहुत अमीर था, इसलिए उसे पकड़कर सौंपने पर बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था। एल्डोमिया को ऐसी अफवाहों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, उसे सिर्फ उस हुडेड गाय की पहचान जाननी थी। लेकिन अफसोस ये स्मूथ ब्रेन्ड इडियट्स उसके बारे में भी कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने कभी उसका नाम तक नहीं पूछा और बस उसके साथ इस काम में शामिल हो गए। एल्डोमिया उनकी बातों पर यकीन कर लेता है, लेकिन फिर भी उन्हें रस्सियों से बांध देता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया था उसके बाद वह इन क्लाउन्स को खुला छोड़ने वाला नहीं था। इसके बाद वह लड़की के पास जाकर पूछता है कि क्या वह ठीक है। एल्डोमिया की वजह से उसकी जान बच गई थी, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक किडनैपर्स उस पर हमला कर देंगे। उसे सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए एल्डोमिया उसे साथ लेकर इन की ओर लौट जाता है ताकि वह थोड़ा आराम कर सके। हाल के दिनों में गांव लगातार खतरनाक होता जा रहा था। इन पहुंचकर हमारा लड़का उसे देखकर ही हैरान रह जाता है। वह काफी समय से अलीशिया के इन में नहीं आया था और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्थान ही बदल गया हो। कुछ दोस्त रेवी से पूछते हैं कि किडनैपिंग इंसिडेंट के बाद वह ठीक तो है। तभी एक छोटा लड़का उससे विनती करता है कि आज स्टाफ कम होने की वजह से वह उनकी मदद कर दे। रेवी तुरंत रिपोर्ट पढ़ती है और आदेश देती है कि कल की शिफ्ट वाले बच्चों को आज के काम पर लगा दिया जाए। उसकी इतनी तेज मैनेजरियल स्किल्स देखकर एल्डोमिया भी प्रभावित हो जाता है। फिर हमारी मुलाकात इनकीपर अलीशा से होती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी झप्पी दुनिया की सबसे सुकून देने वाली होगी। वह ममतामयी इनकीपर बच्चों से पूछती है कि क्या वे फिर किसी मुसीबत में पड़ गए थे, जबकि एल्डोमिया तो अभी कुछ ही दिन पहले उन ऑर्फन्स को यहाँ लेकर आया था। हमारा लड़का सचमुच हैरान था कि अलीसिया ने बच्चों से काम करवाकर इनकी हालत इतनी अच्छी कैसे बना दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इनकीपर बताती है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। इन सभी बदलावों के पीछे असली वजह खुद रेवी थी। अलीसिया बस इतना चाहती थी कि इन सफल हो जाए, इसलिए रेवी ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और सबको मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित किया। उसने प्रीस्ट से मदद लेकर यहाँ की लैंग्वेज भी सीखी, जिससे साफ पता चलता है कि वह लड़की वाकई बहुत तेज सीखने वाली है। इतना ही नहीं, उसने लेजर और मेन्यू को भी पूरी तरह अपडेट कर दिया था, जिससे साफ पता चलता था कि उसे कई अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल है। यह सब देखकर लड़का बेहद हैरान हो जाता है और अलीसिया से पूछता है कि क्या रेवी पढ़ना और लिखना जानती है। इनकीपर को उसका सवाल थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सच तो यह था कि रेवी की उम्र की कोई लड़की इतना सब नहीं कर सकती थी। हालांकि एल्डोमिया की राइटिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन रेवी भी उससे किसी मायने में कम नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी ग्रामर पर पकड़ भी कमाल की थी, जो किसी बड़े इंसान से भी बेहतर थी। सारी बातें जोड़ते हुए एल्डोमिया को उस थग की बात याद आती है जिसने नोबल हाउस का जिक्र किया था।
इसलिए वह रेवी के पास जाता है, उसके कंधे को पकड़कर पूछता है कि क्या उसे उस क्लोक्ड फिगर के बारे में कुछ पता है जिसे उसने वहां देखा था। रेवी घबरा जाती है और उससे उसे छोड़ देने की विनती करती है, लेकिन एल्डोमिया उसकी बात अनसुनी करके उसे पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाता है। इस तरह अचानक उसके द्वारा पकड़ लिए जाने से रेवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके दिमाग में अभी भी वही लड़ाई घूम रही थी जहां एल्डोमिया कितना कूल लग रहा था। लड़की धीरे धीरे उस पर क्रश डेवलप करने लगती है और सोचने लगती है कि शायद अब दोनों के बीच बर्ड्स एंड द बीज वाली बात होने वाली है। यह सोचकर ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन अफसोस, रोमांस होने की बजाय एल्डोमिया वही डेंस प्रोटैगनिस्ट सिंड्रोम का शिकार था जिससे माना गॉड्स लगभग हर प्रोटैगनिस्ट को शाप देते हैं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रेवी क्या सोच रही है। इसके बजाय उसे यह ज्यादा सही लगा कि वह उसे दीवार से टिकाकर पूछे कि क्या वही वह नोबल लेडी है जिसे थग्स ढूंढ रहे थे। लाल बालों वाली लड़की उलझन में पड़ जाती है तो एल्डोमिया उसे बताता है कि थग्स ने उसे युद्ध में नष्ट हुए नोबल हाउस की एक सीक्रेट डॉटर के बारे में बताया था। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर साफ समझ आ जाता है कि रेवी कुछ छिपा रही है। वह हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन एल्डोमिया उसे भरोसा दिलाता है कि उसके पास पहले से ही काफी सबूत हैं। इनमें जिस तरह वह हर काम इतनी परफेक्ट तरीके से संभालती है, वह भी उसकी असाधारण क्षमता का प्रमाण है। कोई साधारण ऑर्फन अपने दम पर इतनी सारी स्किल्स नहीं सीख सकता। इसका मतलब साफ था कि रेवी ने कहीं और से हाई लेवल एजुकेशन हासिल की थी। फिर भी वह अपनी सफाई देने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन लड़का समझ जाता है कि उसके अपने कुछ कारण हैं। फिर भी वह चाहता था कि यह बात वह खुद अपने मुंह से बताए। अगर वे इसी तरह बात खत्म कर देते तो आगे चलकर जब उस पर फिर हमला होता तब हालात और भी ज्यादा जटिल हो जाते। झिझकते हुए लड़की फिलहाल इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। एल्डोमिया समझ जाता है कि वह उस पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रहा है, लेकिन उसका उन हरामियों को यूं ही खुला छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। रेवी उससे पूछती है कि अब वह क्या करने वाला है। हमारा लड़का बताता है कि वह उस हुडी गाय का पीछा करेगा क्योंकि उसे यकीन है कि वह जंगल की तरफ से आया था। उसका मकसद वह अकेले ही उनके पूरे बेस को खत्म करने निकलने वाला था। रेवी इस योजना को सुनकर डर जाती है, लेकिन एल्डोमिया उसे चिढ़ाते हुए समझाता है कि वह गार्ड से मदद भी नहीं मांग सकता क्योंकि वह अब भी अपनी असली पहचान छिपाकर रखना चाहती है। समस्या यह थी कि रेवी खुद भी जानती थी कि वे लोग किसी बिल्कुल अलग लेवल के दुश्मन हैं। अकेला वही हुडेड गाय इतना खतरनाक था, इसलिए इस बार एल्डोमिया के लिए उन्हें हमेशा की तरह आसानी से हराना संभव नहीं होगा। फिर भी चाहे वे अंडरग्राउंड असैसिन्स ही क्यों न हों, हमारा लड़का आंखें मूंद कर बैठने वाला नहीं था। वह उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता था जिन्होंने दिन दहाड़े एक बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की थी। यह गांव अब उसका नया घर था और वह अपने परिवार की हर कीमत पर रक्षा करना चाहता था। रेवी को सचमुच बुरा लगता है कि उसकी वजह से एल्डोमिया अपनी जान खतरे में डाल रहा है। तभी एल्डोमिया अपने स्कैबर्ड से हल्के से उसके सिर पर बौंक करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि उसे न तो माफी मांगनी चाहिए और न ही खुद को दोष देना चाहिए। असली गुनहगार वे लोग हैं जिन्होंने उसे किडनैप करने की कोशिश की, वह नहीं। उसकी यह दिलासा देने वाली बात सुनकर रेवी मुस्कुरा देती है, जबकि हमारा लड़का उससे वादा करता है कि वह उन सब का अकेले ही सामना करेगा क्योंकि वह जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद रात हो जाती है और जंगल के अंदर वह ग्रुप जो रेवी को किडनैप करने में नाकाम रहा था, हुडेड मैन से डांट खा रहा था। उनकी पूरी योजना सिर्फ इसलिए बांडे हो गई क्योंकि एक लड़के ने बीच में दखल दे दिया। हालांकि एक अच्छी बात यह रही कि थग्स कम से कम लड़की की असली पहचान की पुष्टि करने में सफल रहे, जिससे मिशन आंशिक रूप से सफल माना जा सकता था। फिर भी क्लोक वाले लोग गुस्से से भरे हुए थे और उस बच्चे से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। ब्रो अब तक उस अपमान को भूल ही नहीं पाया था जो उसे वहां दसान के सामने झेलना पड़ा था। उसी समय वे यह भी जानते थे कि वे कोई लापरवाही नहीं कर सकते। उनके मुख्य लीडर डेल्टा ने उन्हें सख्त आदेश दिया था कि वे स्टैंड बाय पर रहें। अगर उन्होंने कोई जल्दबाजी की तो पूरी योजना फिर से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इस नाजुक ईगो वाले आदमी से यह सब सहा नहीं जा रहा था। वह इस बात पर भड़क उठा कि एक मामूली थग उसे उनकी योजना के बारे में भाषण दे रहा है। वह अभी एबी इच की तरह लगातार बड़बड़ा ही रहा था कि तभी पास की झाड़ियों से अचानक कोई आवाज आती है। पूरी टीम एक झटके में सतर्क हो जाती है, अपने अपने वेपन्स निकाल लेती है और उस आवाज के स्रोत को ढूंढने के लिए चारों ओर देखने लगती है। लेकिन वहां न तो कुछ था और न ही कोई दिखाई दे रहा था, इसलिए वे यही मान बैठे कि शायद कोई जानवर होगा। असली सवाल यह था कि आखिर कोई जानवर कैंप फायर के इतने पास
आएगा ही क्यों। और इससे पहले कि वे दूसरी बार ठीक से जांच कर पाते, वही कथित जानवर हाथ में बेहद तेज सोड लेकर उनके सामने आ गया और पहले आदमी का बिल्कुल एरन जैगर जैसा हाल कर दिया। एक आदमी के गिरते ही दूसरा बुरी तरह डर गया। एल्डोमिया अपनी ठंडी लेकिन गुस्से से भरी नजरों से हुडेड फिगर को घूरता है, मानो सिर्फ अपनी आंखों से ही बता रहा हो कि इस बार ब्रो उन सब की बोडोसियास करने वाला है। क्लोक तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है कि जल्दी से उस लड़के का शिकार करो। सभी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ झपट पड़ते हैं। पहला स्लैश एल्डोमिया बड़ी खूबसूरती से बचा लेता है और जवाब में सिर्फ गर्दन पर एक तेज और सटीक वार करता है, जिससे वह आदमी उसी पल मर जाता है। बाकी दोनों का भी बिल्कुल यही हाल होता है। उन्हें खत्म करने के लिए सिर्फ एक एक कट ही काफी था। इस लड़के के लड़ने का सबसे शानदार पहलू यह है कि उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो उसकी आंखें खुद उसका क्रोध चिल्ला रही हों, जबकि वह दुश्मनों के बीच बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा था। एल्डोमिया आगे बढ़कर कुछ और थग्स का सामना करता है। वह अपनी ब्लेड में ताकत भरता है और इतनी तेजी से उनके बीच से निकलता है कि पल भर में सब कटकर गिर जाते हैं। ब्रो का निकनेम शायद हेड हंटर 9000 होना चाहिए, क्योंकि उसकी किल स्ट्रीक सचमुच पागलपन थी। जरा उस क्लोक फ्रीक के टन्नानिम चेहरे को ही देख लो। उसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। एल्डोमिया उसकी बेइज्जती पर और नमक छिड़कते हुए उसका मजाक उड़ाता है कि वह एक छोटे बच्चे से डरकर भाग गया था। असैसिन गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है कि ज्यादा घमंड मत करो, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करेगा कि यह लड़का जिंदगी भर दोबारा कभी बोल ना सके। दोनों की लड़ाई एक जबरदस्त टक्कर के साथ शुरू होती है। पहली बार लड़के की ब्लेड से टकराते ही असैसिन को एक बड़ी गलती का एहसास होता है। उसने कभी यह सोचा ही नहीं था कि इस बच्चे के पास इतनी जबरदस्त मैजिक पावर होगी। अब थोड़ा बैक स्टोरी जान लेते हैं। इस दुनिया के लोग अपनी एबिलिटीज को एक्टिवेट करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे डीमंस या ड्रैगन्स की तरह नहीं होते। इसीलिए रॉ मैजिक को उसके असली रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेजेस पहले रॉ मैजिक को रिफाइन करके माना में बदलते हैं और फिर उससे स्पेल्स चलाते हैं, जबकि नाइट्स उसी माना को ऑरा में बदलकर अपने अटैक्स को मजबूत करते हैं। असैसिन हर सोर्ड स्विंग को रोकने की कोशिश करते हुए सोच रहा था कि आखिर एक छोटा सा बच्चा उससे भी ऊंचे लेवल की ताकत कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इसकी वजह यह थी कि एल्डोमिया सचमुच सबसे अलग था। पूरी दुनिया में वही अकेला इंसान था जो बिना रिफाइन किए रॉ मैजिक को उसके असली रूप में इस्तेमाल कर सकता था, और यही कारण था कि वह किसी गॉड जैसा था। उसने बड़ी आसानी से असैसिन की सोर्ड को बीच से काट दिया, फिर लगातार कुछ स्लैश मारकर उसे पल भर में हरा दिया। एल्डोमिया को लगा था कि शायद यह आदमी भी बाकी लोगों की तरह भाग जाएगा, इसलिए उसे उससे कोई खास उम्मीद नहीं थी। लेकिन ब्रो ने हैरानी की बात यह की कि वह हमला सह गया और भागा नहीं। फिर भी इससे हमारे लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने जानबूझकर इन क्लाउन्स में से एक को जिंदा छोड़ा था ताकि उससे ढेर सारे जवाब निकलवा सके। उसका कॉलर पकड़कर एल्डोमिया बैड कॉप बन जाता है और धमकी देता है कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो उसे बहुत दर्दनाक तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन पूछताछ के बीच ही अचानक कहीं से एक विशाल ड्रैगन छलांग लगाकर आता है और लगभग ब्रो की दोनों टांगें ही काट लेता। एल्डोमिया ने इस बीस्ट के सही समय पर आने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी सोर्ड की हिल्ट से उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। दूसरी बार ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि वह असल में ड्रैगन नहीं बल्कि एक वाइवर्न है। उसने इनके बारे में पहले सुना तो था, लेकिन पहली बार किसी को सामने देखा था। कहा जाता है कि वाइवर्न्स दुनिया में यात्रा करने का सबसे तेज साधन माने जाते हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बेहद ज्यादा होती है। यानी इस पूरे ग्रुप का लीडर कोई मामूली थग नहीं हो सकता, वह जरूर कोई बहुत बड़ा आदमी होगा। तभी एल्डोमिया की नजर दूर खड़ी एक और कैरेज पर पड़ती है। वह अपनी सोर्ड उठाकर उस आदमी के चेहरे के बिल्कुल पास दे मारता है और गरजते हुए कहता है कि उसे पता है कहीं न कहीं एक और वाइवर्न छिपा हुआ है। अगर उसने अभी सच नहीं बताया तो अगली बार सोर्ड उसके सिर पर जाएगी। डर के मारे वह आदमी सब कुछ उगल देता है और बताता है कि उनका लीडर डेल्टा नाम का एक नाइट उस बीस्ट को लेकर निकल चुका है। इससे यह साफ हो जाता है कि उन्हें पहले से ही एल्डोमिया के आने का शक था, इसलिए उन्होंने सिर्फ स्ट्रेटेजी के दम पर उसे मात दे दी। उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को सिर्फ बेट की तरह इस्तेमाल किया, जबकि डेल्टा आराम से वहां से भाग निकला। जहां तक रेवी की बात है, वही उनका असली टारगेट थी और डेल्टा उसे पहले ही सफलतापूर्वक किडनैप कर चुका था। सचमुच एक परफेक्ट सेटअप और उसकी बिल्कुल परफेक्ट एग्जीक्यूशन। दूसरी तरफ लड़की अपनी आंखें खोलती है और महसूस करती है कि वे आसमान के ऊपर उड़ रहे हैं। वाइवर्न को देखकर उसका दिल दहल जाता है, जबकि डेल्टा उसे बताता है कि वे उसे उस जगह ले जा रहे हैं जहां उसका नोबल रैंक उसका इंतजार कर रहा है। रेवी यह देखकर दंग रह जाती है कि किंगडम का एक नाइट इतना नीचे गिर सकता है, लेकिन यह आदमी बेहद निर्दयी था और नोबल लेडी को वापस ले जाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वह यह भी जानता था कि
कि रेवी बहुत समझदार है, इसीलिए वह उसे धमकाता है कि चुपचाप बैठी रहे, नहीं तो वह उसे इसी ऊंचाई से नीचे फेंक देगा। रेवी जवाब देती है कि गांव के लोग उसे ढूंढने जरूर आएंगे, लेकिन डेल्टा साफ कह देता है कि इस ऊंचाई तक कोई कभी नहीं पहुंच पाएगा। वह लड़की से वादा करता है कि उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। अपने प्रिय लोगों को खोने का ख्याल रेवी को अंदर तक डरा देता है, जबकि वाइवर्न नाइट समझाता है कि वे कई तरह की रुकावटें पैदा करेंगे ताकि गांव वालों को मारने के लिए उन्हें सही बहाने मिल जाए और इस तरह सारे लूज एंड्स भी खत्म हो जाएं। मजबूरी में रेवी कहती है कि एल्डोमिया उसे बचाने जरूर आएगा, लेकिन डेल्टा उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। उसने जंगल में अपने कई आदमियों को तैनात कर रखा है जो उस लड़के को आसानी से मार देंगे। आखिरकार एल्डोमिया सिर्फ एक बच्चा है और उनकी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगा। यह सुनकर रेवी के दिल में और भी ज्यादा डर और पछतावा भर जाता है। वह खुद को दोष देने लगती है कि उसे पहले ही एल्डोमाया को रोक देना चाहिए था। वाइवर्न नाइट आगे कहता है कि कैपिटल पहुंचने के बाद उसे अपने पुराने सभी रिश्तों को भूलना होगा। उसके लिए वे सब बस अतीत के कुछ साधारण कॉमनर्स बनकर रह जाएंगे। उधर डेल्टा खुद को बहुत बड़ा मास्टरमाइंड समझ रहा था, लेकिन तभी आसमान से चमकती हुई एक रोशनी सीधी नीचे आती है और एल्डोमिया अचानक वहां पहुंच जाता है। डेल्टा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। लड़के की सोड बिल्कुल सटीक निशाने से वाइवर्न के सिर में धंस जाती है। नाइट हैरान रह जाता है कि आखिर एक बच्चा इतनी ऊंचाई तक पहुंचकर उसे कैसे मात दे सकता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि इसी लड़के ने बड़ी आसानी से एक वाइवर्न का भी शिकार कर लिया। अपनी जगह से छलांग लगाकर एल्डोमिया नाइट की सोड से टकराता है, लेकिन इस बार वह पीछे धकेल दिया जाता है क्योंकि सामने वाला कोई साधारण दुश्मन नहीं था। अब दोनों आसमान के बीचों बीच सोड फाइट कर रहे थे, जबकि नीचे वाइवर्न तेजी से गिर रहा था। सोचो किसी से कितनी दुश्मनी होगी कि लोग आसमान में भी लड़ाई जारी रखें। डेल्टा धीरे धीरे समझने लगता है कि यह लड़का बिल्कुल अलग है। सिर्फ रेवी को बचाने के लिए एल्डोमिया इतनी दूर तक चला आया था। डेल्टा पूरी ताकत से उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है और जल्दी ही समझ जाता है कि एल्डोमिया भी किसी वाइवर्न जैसे क्रीचर का इस्तेमाल करके यहाँ पहुंचा होगा, यानी उसके अपने ही किसी आदमी ने उसे धोखा दिया था। लेकिन यह बात अलग थी। वाइवर्न नाइट खुद को अपने बेकार सबॉर्डिनेट्स जैसा कमजोर नहीं समझता था। वह पूरी ताकत झोंक देता है और लगातार तेज स्लैशेस की बारिश कर देता है, जिससे हमारा लड़का उसकी ताकत के सामने दबने लगता है। डेल्टा बच्चे की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके उसे चौंका दिया। वह समझ चुका था कि लड़के का असली मकसद ध्यान भटकाकर भाग निकलना था, लेकिन अपने लंबे कॉम्बैट एक्सपीरियंस की वजह से वाइवर्न नाइट को पूरा विश्वास था कि इस लड़ाई में बढ़त उसी के पास है। दोनों पूरी रफ्तार से एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और आमने सामने भिड़ जाते हैं। डेल्टा घमंड में सीधा नेक स्लैश करने जाता है, जिसे देखकर सच में ऐसा लगता है कि अब हमारा लड़का खत्म हो गया। तभी अचानक तेज रोशनी की एक चमक फैलती है और सूरज की किरणें डेल्टा की आंखों पर सीधी पड़ती हैं, जिससे वह कुछ पल के लिए अंधा सा हो जाता है। एल्डोमिया का बैटल आईक्यू इतना खतरनाक था कि उसने पहले से ही ऐसा मौका तैयार किया था जहां पीछे से आने वाली सूरज की किरणें उसके काम आए। उसी एक छोटे से डिस्ट्रैक्ट का फायदा उठाकर लड़का दोनों की ताकत के अंतर को पार कर जाता है और डेल्टा का अंत कर देता है। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या बाकी थी। वे दोनों बेहद तेज रफ्तार से नीचे गिर रहे थे। हमारा लड़का तुरंत रेवी को पकड़ लेता है और उसी दूसरे वाइवर्न की पीठ पर उतर जाता है जिस पर बैठकर वह यहाँ आया था। उसकी पूरी योजना सफल हो चुकी थी और उसके अकॉम्प्लिस ने भी अपना हिस्सा निभा दिया था ताकि बदले में उसे उसके अपराधों से आजादी मिल सके। रेवी खुश थी कि आखिर सब ठीक हो गया, लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी, वह छोटा सा स्लैश। आखिरी पल में डेल्टा ने काउंटर अटैक कर दिया था और एल्डोमिया के पेट पर गहरा वार कर दिया था। अब वह मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था और आखिरकार थकावट के कारण बेहोश होकर गिर पड़ता है, जबकि रेवी घबराकर उसका नाम पुकारती रहती है। अगले दृश्य में ब्रो अपनी बेड पर होश में आता है। उसकी बहन उसके बिस्तर के पास बैठी हुई थी। सोते समय भी उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और पूरे समय उसके पास ही रही थी। तभी एल्फ लड़की की आंख खुलती है और वह तुरंत अपने छोटे भाई को गले लगा लेती है। उसे डांटते हुए कहती है कि उसने उसे कितना परेशान कर दिया था। हमारा लड़का उससे माफी मांगता है, लेकिन वह बस उसे दिलासा देती है और खुश होती है कि अब वह सुरक्षित है। वह उसे यह भी बताती है कि लाल बालों वाली लड़की हर दिन उसकी देखभाल करने आती रही और जैसे ही रेवी का जिक्र होता है उसी पल लाल बालों वाली लड़की एक प्यारे से आउटफिट में वहां आ जाती है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि वह एल्डोमिया को गले लगाने वाली है, लेकिन अगले ही पल वह उस पर टूट पड़ती है और पूरे 3 दिन तक बेहोश पड़े रहने के लिए उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देती है।
और हाँ, हर माना स्टोरी की तरह यहाँ भी आखिरकार वही 3 दिन वाला कोमा निकल ही आया। खैर, दोनों की यह नोकझोंक माहौल को हंसी से भर देती है। एल्डोमिया की नजर रेवी के शानदार कपड़ों पर पड़ती है और वह अंदाजा लगा लेता है कि नोबल लेडी आखिरकार अपने परिवार से दोबारा मिल गई है। अब वह सचमुच एक असली नोबल की तरह दिखाई दे रही थी। हमारा लड़का उसे सलाह देता है कि अब उसे वहीं लौट जाना चाहिए जहां उसका असली स्थान है, लेकिन तभी लाल बालों वाली लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसकी भी एक रिक्वेस्ट है। वह चाहती है कि एल्डोमिया उसके साथ रॉयल कैपिटल चले। उसकी रिक्वेस्ट पूरी ईमानदारी से की गई थी, लेकिन एल्डोमिया विनम्रता से मना कर देता है। वह कहता है कि उसका अपना एक गोल है जिसे उसे हर हाल में पूरा करना है ताकि वह इतना ताकतवर बन सके कि एक दिन गोकू को भी चैलेंज कर सके। इस पर भी रेवी हार नहीं मानती। उसका मानना था कि रॉयल नाइट्स की मास्टरी का फायदा उठाकर वह अपना गोल कहीं जल्दी हासिल कर सकता है, लेकिन एल्डोमिया का विश्वास था कि एलिया से बेहतर मास्टर उसे कभी नहीं मिल सकता। आखिर वह एक एल्वन मेज है जिसकी ताकत बिल्कुल अलग ही लेवल की है। ये बात सुनकर रेवी को थोड़ी जलन होती है। वह उसे मनाने के लिए कहती है कि शायद दुनिया में कोई ऐसा भी हो जो उस एल्वन मेज से भी ज्यादा ताकतवर हो। यह सोचने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एल्डोमिया का मानना था कि इतना शक्तिशाली इंसान कभी अपना समय उसे सिखाने में बर्बाद नहीं करेगा। और तभी जैसे उसकी बात का जवाब देने के लिए सुनहरे बालों वाला एक गिगा चैड नाइट शानदार आर्मर पहने उसके ठीक पीछे प्रकट हो जाता है और पूछता है कि क्या लड़का अपनी इस बात को लेकर इतना ही निश्चित है। वह आदमी इतना ताकतवर था कि एल्डोमिया उसकी मौजूदगी तक महसूस नहीं कर पाया। यह सोचकर कि शायद वह भी नोबल लेडी को ले जाने आया है, हमारा लड़का तुरंत उसके सामने आकर रेवी की रक्षा करने लगता है, लेकिन रेवी यह देखकर हंस पड़ती है और बिल्कुल सामान्य रहती है। वह बताती है कि सर इकैफ से मिले हुए उसे काफी समय हो गया था। सुनहरे बालों वाला नाइट सम्मान के साथ लेडी लैग्नेस का अभिवादन करता है और फिर उसे उसके आधिकारिक टाइटल से पुकारता है, शील्ड ऑफ द ईटल किंगडम मार्ग्रेव लैग्नेस लिंडा रिवियन। और सच कहें तो यह नाम इतना लंबा है कि चलो उसे बस रेवी ही कहते हैं। यह सुनकर हमारे लड़के का पूरा दिमाग घूम जाता है। उसे एहसास होता है कि यह लड़की मार्ग्रेव फैमिली से संबंध रखती है। कभी उनके टेरिटरी पर डीमन किंग्स आर्मी ने हमला किया था, लेकिन उनका इलाका अवान विलेज जैसी छोटी सी जगह की तुलना में किसी टाइटन से कम नहीं था। यानी वह सिर्फ एक नोबल लेडी नहीं थी, बल्कि मार्ग्रेव फैमिली की सबसे इलीट हस्तियों में से एक थी। अब उसे समझ आने लगा कि उसके बारे में इतनी सारी अफवाहें क्यों फैली हुई थीं। जब तक एल्डोमिया इन सब बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, तब तक ब्लॉन्ड नाइट उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला कि शायद वही लड़का है जिसने वाइवर्न नाइट को मार गिराया था। नाइट को यह भी पता था कि इतनी कम उम्र में यह बच्चा ऑरा का इस्तेमाल कर सकता है। स्वाभाविक रूप से एल्डोमिया तुरंत सतर्क हो जाता है और रक्षात्मक अंदाज में सर इकैफ पर चिल्लाते हुए कहता है कि वह अपने काम से काम रखे। लड़का यूं ही बदतमीजी नहीं कर रहा था। उसकी नाराजगी की वजह यह थी कि यह तथाकथित नाइट उस समय रेवी को बचाने तक नहीं आया जब उसका सचमुच किडनैप हो गया था। उसे यह बात बुरी लगती है कि वे लोग उसकी इतनी चिंता करने का दावा करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने तक नहीं पहुंचे। तभी खुद लाल बालों वाली नोबल बीच में बोल पड़ती है। वह सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। तब एल्डोमिया को पता चलता है कि इस पूरे मामले के पीछे पॉलिटिकल बीफ चल रहा है। सर इकैफ लड़के का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह बाहरी इंसान है, इसलिए उनकी दुनिया के तौर तरीके नहीं समझ सकता। उसी समय वह एल्डोमिया के सामने एक प्रपोजल रखता है कि अगर वह रॉयल नाइट का डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। रेवी को भी यह प्रपोजल काफी अच्छा लगता है, इसलिए वह जानबूझकर अपने नाइट को यहाँ लाई थी, क्योंकि उसे पता था कि एल्डोमिया की सबसे बड़ी चाहत ताकत हासिल करना है। यह आदमी किंग का थर्ड सोर्ड कहलाता था, सर इकाफ जेन ओगाट। उसकी ताकत की बात ही मत करो, क्योंकि ब्रो कैपिटल के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था और कभी रेवी के पिता का बेहद करीबी सहयोगी भी रह चुका था। वह खुद उसे बचाने के लिए यहाँ आया था। सर ई कैफ आगे बताता है कि उसने पहले ही लड़के की पूरी बैकग्राउंड चेक करवा ली है। उसे पता है कि इस लड़के ने गांव में कई थग्स को अकेले ही हरा दिया था, जिससे उसकी ऐसी छवि बन गई थी कि उसे गुस्सा दिलाना बेहद आसान है। 3 साल पहले डीमन किंग्स आर्मी के हमले में उसने अपने माता पिता खो दिए थे और नाइट को यह भी पता था कि लड़का बदला लेने के लिए ताकतवर बनना चाहता है। उसके भीतर जो जुनून और जुनूनी कन्विक्शन है, उसकी जड़ उसके माता पिता को खोने का गहरा दुख है। ये बातें सुनकर एल्डोमिया का गुस्सा भड़क उठता है
और वह छलांग लगाकर सर इकैफ के चेहरे पर पंच मारने दौड़ता है, लेकिन उसकी वही जबरदस्त स्पीड जिससे वह अब तक हर दुश्मन को पछाड़ देता था, इस बार बेकार साबित होती है। सर इकैफ बड़ी आसानी से उसका पंच पकड़ लेता है। सर इकैफ शांत स्वर में कहता है कि लड़के को अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब वह गुस्से में होता है तब उसकी फाइटिंग फॉर्म बिखर जाती है और उसे पढ़ना बेहद आसान हो जाता है। फिर भी एल्डोमिया रुकने वाला नहीं था। वह नाइट का हाथ पूरी ताकत से दबाता है और एक जोरदार किक उसके चेहरे की तरफ मारने की कोशिश करता है। एल्डोमिया के चेहरे पर संतोष की झलक आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कम से कम एक अटैक तो लग ही गया। लेकिन वह स्नीक अटैक भी बड़ी आसानी से पकड़ लिया जाता है, जिससे साफ साबित हो जाता है कि यह नाइट सचमुच कितना बड़ा पावर हाउस है। सर इकैफ लड़के की कॉम्बैट एबिलिटीज से काफी प्रभावित होता है और उसे ट्रेन करने का फैसला करता है, लेकिन लड़के का रवैया देखकर उसे लगता है कि उसे सिखाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। एल्डोमिया पलटकर नाइट का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर वह शुरू से ही इतना ताकतवर था तो उसे खुद अपनी लेडी को बचा लेना चाहिए था। लड़के की नजरों में वह नाइट पूरी तरह नाकाम था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सर इकैफ इस बात का बचाव करने की बजाय खुद मान लेता है कि वह सचमुच समय पर यंग लेडी की रक्षा करने में असफल रहा। वह समझाता है कि इस दुनिया में अनगिनत लोग खतरे में हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन कोई भी अकेला इंसान सबको नहीं बचा सकता। फिर भी एक चीज ऐसी है जिसे सर इकैफ हर हाल में पूरा करना चाहता है। उसका सबसे बड़ा गोल है डीमन किंग्स आर्मी का पूरी तरह सफाया करना। उसके अनुसार यही एक तरीका है जिससे हर इंसान की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। सर कैफ आगे कहता है कि इस मकसद को पूरा करने के लिए उसे अपने साथ बहुत से प्रतिभाशाली वॉरियर्स चाहिए, ठीक एल्डोमिया जैसे। अगर वह इस लड़के को और भी ताकतवर बना सके तो वह किंगडम का सबसे महान सोर्ड्समैन बन सकता है। साथ मिलकर वे डीमन किंग्स आर्मी को हमेशा के लिए गिरा देंगे। इस टीचर और डिसाइपल वाली कहानी की दिशा सचमुच शानदार लगती है और आखिरकार एल्डोमिया उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वह बाहर जाकर अपनी बहन एलिया से मिलता है। एलिया पहले से ही उसके इस फैसले को समझ चुकी थी। जिस दिन उसकी मुलाकात रेवी से हुई थी उसी दिन उसे एहसास हो गया था कि एक दिन वह उसे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। अपनी बहन को छोड़कर जाने का अपराध बोध एल्डोमिया के दिल में था, लेकिन वह हर हाल में और ताकतवर बनना चाहता था। वह उन सभी वर्षों के लिए उसका धन्यवाद करता है जो उसने उसके साथ बिताए। तभी एल्फ लड़की उसकी तरफ मुड़ती है और उसे एक खूबसूरत सी झप्पी में भर लेती है। वह उससे बिल्कुल नाराज नहीं थी, बल्कि वह सचमुच खुश थी और बिछड़ने से पहले उसे एक आखिरी बार गले लगना चाहती थी। भाई बहन की यह जोड़ी आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाती है और फिर अलग हो जाती है। इसी के साथ ऑगविन में एल्डोमिया की कहानी समाप्त हो जाती है। उसी दिन वे कैरेज में बैठकर अपनी नई यात्रा शुरू करते हैं। सफर के दौरान रेवी की नजर उसके कान में पहने हुए एक इयररिंग पर पड़ती है। यह एलिया का उसे दिया हुआ आखिरी गिफ्ट था, जो एल्वन रिचुअल के अनुसार किसी प्रॉमिस को हमेशा याद रखने का प्रतीक था। यह देखकर लाल बालों वाली लड़की शर्मा जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इन दोनों ने आपस में ऐसा कौन सा वादा किया होगा, और उसे और ज्यादा छेड़ने के लिए हमारा लड़का इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता। उन्हें जाते हुए एल्फ मेज मुस्कुराते हुए देखती रहती है। अगले दृश्य में हम रॉयल कैपिटल के हाउस ओगटुल्फ पहुंचते हैं, जहां एक यंग लेडी इस बात से बेहद नाराज थी कि उनके घर में किसी नए डिसाइपल को लाया जा रहा है। वह गुस्से में एल्डोमिया का नाम लिखा हुआ नोट मसल देती है और कसम खाती है कि वह उसे ओगटुल फैमिली की असली ताकत दिखाकर रहेगी। रास्ते में एल्डोमिया को पता चलता है कि पूरा देश दो गुटों में बटा हुआ है, रॉयलिस्ट्स और नोबल्स। नोबल्स ने रेवी का किडनैप इसलिए करने की कोशिश की थी क्योंकि वह रिवियन फैमिली की इकलौती जीवित उत्तराधिकारी थी। उसके पास सक्सेशन का अधिकार तो था, लेकिन कम उम्र होने के कारण उसके पास कोई वास्तविक अथॉरिटी नहीं थी। अगर वे उसे अपने कब्जे में लेकर उसे मैनिपुलेट कर लेते तो पूरे रिवियन फैमिली और उसकी अथॉरिटी को नियंत्रित कर सकते थे और उसे रॉयलिस्ट्स के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। ये सुनकर एल्डोमिया के मन में सवाल उठता है कि अगर उसका अपना परिवार रॉयलिस्ट्स के साथ था तो उसने उनकी मदद क्यों नहीं मांगी और ऑगविन में एक ऑर्फन बनकर क्यों छिपी रही। रेवी बताती है कि उसे अपने फैमिली रेस्टोरेशन मिशन का केंद्र बनना था। यह बात पहले तो उलझाने वाली लगती है। वह समझाती है कि लोगों को एक ड्रामेटिक स्टोरी ज्यादा प्रभावित करती है। अगर उसने शुरू से ही रॉयलिस्ट से मदद मांग ली होती तो लोग उसे सिर्फ एक बेचारी सर्वाइवर मानते और कभी भी उसके परिवार को दोबारा खड़ा करने के लिए उस पर भरोसा नहीं करते। दूसरे शब्दों में कहें तो रेवी ने जानबूझकर अपना अलग रास्ता चुना ताकि वह लोगों के दिलों पर गहरा असर छोड़ सके। अगर वह अपने दम पर बड़ी होती और खुद को रिवियन फैमिली की सच्ची उत्तराधिकारी साबित करती
तो मार्गरेव फैमिली की बेटी होने के नाते पूरे किंगडम का सम्मान हासिल करती और अपनी सही जगह पर लौटती। ऐसा होने से रॉयलिस्ट फैक्शन की स्थिति भी और मजबूत होती तथा जो लोग अभी नोबल हाउसेस का साथ दे रहे थे उनका समर्थन भी रॉयलिस्ट्स को मिलने लगता। एल्दोमिया को उसकी यह योजना समझ तो आती है, लेकिन उसकी नजर में यह बेहद लापरवाह थी। उसका मानना था कि उसे शुरू से ही रॉयलिस्ट्स की सुरक्षा स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। सर ईकैफ भी उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि उसने भी बिल्कुल यही सोचा था, लेकिन यंग लेडी ने अपनी राह खुद चुन ली थी और अब तक किसी को भी अपनी लोकेशन नहीं बताई। वह खुद को मार्ग्रेव के टाइटल के योग्य साबित करने के लिए हर मुश्किल का सामना करना चाहती थी, लेकिन अब उसे लगता है कि यह सब बेकार था, क्योंकि आखिरकार एल्दोमिया ही उसका सेवियर बन गया। एल्दोमिया कहता है कि जब तक वह जिंदा है उसके लिए यही सबसे बड़ी बात है। खैर, इन सारी बातों के बीच उनकी मंजिल भी आ जाती है। कैरेज आखिरकार एस्टेट के ठीक सामने जाकर रुक जाती है। एक ऐसे लड़के के लिए जिसने अब तक सिर्फ गांवों में ही जिंदगी बिताई थी, एल्दोमिया को यह जगह बेहद शानदार और भव्य लगी। रेवी शेरल के बारे में पूछती है और पता चलता है कि वह इन दिनों अपने रिबेल फेज में है और पहले से भी ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। तभी मानो जुजुत्सु काइसेन की युकी त्सुकुमो ही हो, एक लड़की कैरेज का दरवाजा जोर से खोलती है और नए लड़के को सबसे खतरनाक साइड आई देकर घूरने लगती है। एल्दोमिया को समझ ही नहीं आता कि उसकी समस्या क्या है और उसके चेहरे पर साफ लिखा होता है, हु द फज इज यू ब्रो। ये सुनते ही लड़की उसके मुंह पर फट पड़ती है, जबकि नाइट उसे कम से कम यंग लेडी का अभिवादन करने के लिए कहता है। मजेदार बात यह थी कि शेरल तुरंत लेडी लग्नास के सामने बेहद विनम्र होकर झुकती है और फिर अगले ही पल वापस एल्दोमिया पर चिल्लाने लगती है जैसे वह दुनिया का सबसे घटिया इंसान हो। वह उसी समय लड़के को ड्यूल की चुनौती दे देती है। अब एल्दोमिया को समझ आने लगता है कि सर ईकैफ पहले क्या कहना चाह रहा था। रॉयल नाइट अपने नए डिसाइपल से कहता है कि वह ड्यूल स्वीकार कर ले, क्योंकि इससे दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत होगा। एल्दोमिया भी 1 vs 1 के लिए तैयार हो जाता है। लंबा और उबाऊ सफर खत्म होने के बाद ब्रो वैसे भी हाथ आजमाने के मूड में था और उसने तय कर लिया कि वह उसका सामना करेगा। अगले दृश्य में दोनों एस्टेट के मैदान में आमने सामने खड़े थे। लाल बालों वाली रेवी को चिंता होती है कि शायद यह लड़ाई रोक देनी चाहिए, लेकिन सर ईकैफ का मानना था कि बच्चों को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने शरीर और अनुभवों से भी सीखना चाहिए। दूसरी तरफ चाहे एल्दोमिया कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह शेरल से कोई दुश्मनी नहीं चाहता था, खासकर तब जब वह इस तरह का व्यवहार कर रही थी। शेरल ऐसी लड़की थी जो एक बार किसी बात की ठान ले तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चली जाए। ब्लॉन्ड लड़की सबसे पहले पूरी रफ्तार से हमला करती है। दोनों की सोर्ड्स पहली बार टकराती हैं और वह एल्दोमिया के सामने लगातार चिल्लाते हुए कहती है कि उसने उसके पिता का अपमान किया है। दोनों ही कम जिद्दी नहीं थे, क्योंकि एल्दोमिया भी पलटकर ताने मारता है और उसका आत्मविश्वास तोड़ते हुए कह देता है कि उसके अपने पिता ने ही उससे डिसाइपल बनने की विनती की थी। कुछ पल के लिए दोनों पीछे हटते हैं और फिर तेजी से लगातार स्लैशेस का आदान प्रदान करते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के हर वार को पूरी तरह डिफ्लेक्ट कर देते हैं। एक पल के लिए एल्दोमिया थोड़ा हैरान दिखाई देता है, क्योंकि शेरल उसकी क्षमता परखने के लिए एक दिलचस्प टेक्निक का इस्तेमाल करती है। उसका बेहद खूबसूरत स्लैश आते ही एल्दोमिया रिफ्लेक्स से पीछे हटकर बच जाता है और शेरल को ठीक इसी की उम्मीद थी। वह उसे झुकने पर मजबूर कर देती है ताकि वह नीचे की पोजीशन से हमला करे। यही उसका बिछाया हुआ ट्रैप था। अब शेरल अपनी सोर्ड पलटकर उस पर वार करने की कोशिश करती है जब वह बैलेंस से बाहर था, लेकिन फिर भी एल्दोमिया बिजली जैसी तेजी से ब्लॉक कर देता है और उसी पल ऐसा ओपनिंग बना देता है कि उसकी सोर्ड को एक तरफ धकेल देता है, इससे पहले कि शेरल को समझ भी आए कि हुआ क्या। शेरल पूरी तरह हिल जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह लड़का उसे इस तरह कैसे मात दे गया। ऐसा लग रहा था कि एल्दोमिया अब उसी पोज में उसे मारने वाला है, जैसे कोई एशियन मॉम तुम्हारा मैथ टेस्ट खराब होने पर खड़ी होती है। लेकिन किस्मत से हमारा लड़का दिल का काफी अच्छा था और उसने अपनी ब्लेड उसके शरीर को छूने से ठीक पहले रोक दी। वह मुस्कुराकर पूछता है कि अब क्या वह खुश है। ये सुनकर शेरल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसके लिए यह 100 गुना बड़ी बेइज्जती थी। वह इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि एल्दोमिया उसे गंभीरता से ले ही नहीं रहा था, लेकिन एल्दोमिया साफ करता है कि उसने कभी उसके पिता का अपमान नहीं किया। सच तो यह था कि वह खुद भी किसी से कम नहीं समझा जाना चाहता था, क्योंकि वह यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आया था, खुद को और ताकतवर बनाने के लिए, और जब तक वह अपना गोल पूरा नहीं कर लेता तब तक कहीं जाने वाला नहीं था। इसीलिए शेरल से दुश्मनी करने की बजाय एल्दोमिया विनम्रता से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उससे दोस्त बनने का प्रस्ताव रखता है। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत होने वाली है, लेकिन तभी यह डानी थ्रन उसका हाथ झटक देती है और पूरा माहौल खराब कर देती है। वह चिल्लाते हुए कहती है कि वह इस लूजर को सिर्फ 3 दिनों के अंदर
उसके घटिया गांव वापस भागने पर मजबूर कर देगी। उनकी यह नोकझोंक आसपास खड़े लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन करती है। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे, जबकि एल्दोमिया भी ऐलान करता है कि वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर बनेगा और सबको हैरान कर देगा। अपने कमरे में लौटकर ब्रो लगातार साफ सुथरे पुशअप्स करता है और पूरे दिन सर इकैफ उसे ट्रेनिंग डमीज के साथ अभ्यास करवाते हैं। इसके अलावा बोल्डर पुलिंग जैसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है। इसी तरह महीनों बीतने लगते हैं। शेरिल और एल्दोमिया के बीच एक के बाद एक कई ड्यूल्स होते रहते हैं। आखिरकार विंटर आ जाता है। लड़का खुद को बर्फ जैसी ठंडी हवा के बीच खड़ा रखता है और अपने माना की मदद से उस कठोर मौसम को सहन करता है। फिर स्प्रिंग आती है और देखते ही देखते पूरा एक साल गुजर जाता है। अब एल्दोमिया के पुशअप्स इतने बेहतरीन हो चुके थे कि वह आसानी से 100 पुशअप्स भी करने लगा था। तभी शेरिल बिना नॉक किए दरवाजा खोलकर अंदर घुस आती है। मजेदार बात यह थी कि पूरे साल में उसकी शक्ल सूरत में जरा भी बदलाव नहीं आया था। वह उसे याद दिलाती है कि उनके क्वेस्ट हंट के लिए देर हो रही है। एल्दोमिया जवाब देता है कि वह बस 1 सेकंड में बाहर आता है और उसी दौरान हमें उसके वाटरबोर्ड एब्स और चिजल्ड फिजिक की झलक देखने को मिलती है, जो उसकी पूरे 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग का नतीजा था। एक दूसरे जर्जर और पुराने हाइडआउट में पहुंचते ही हमें कुछ गूंस दिखाई देते हैं जो कैपिटल से लूटी हुई दौलत देखकर बेहद खुश थे। अमीरों से चोरी करना उनके लिए बेहद आसान था और हर रेड के साथ उनकी कमाई लगातार बढ़ती जा रही थी। उनका इरादा था कि गिल्ड को भनक लगने से पहले ही कैपिटल छोड़कर भाग जाए। उनका बॉस बिल्कुल टोटो के भाई जैसा दिखाई देता था और वह तय कर चुका था कि अब वह कमजोर लोगों को और भी ज्यादा डराकर उनसे और पैसा ऐंठेगा। जब वे सब अपनी करतूतों पर घमंड करते हुए जश्न मना रहे थे, तभी शेरिल अचानक उन पर टूट पड़ती है और अपनी सोड सीधे उस भारी भरकम आदमी की गर्दन पर रख देती है। लीडर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। उसके सबॉर्डिनेट्स को यकीन ही नहीं होता कि कोई उनके हाइडआउट तक पहुंच गया। शेरिल उन सबको घिनौना कहती है और एल्दोमिया से उन्हें खत्म करने में मदद करने को कहती है। सभी गूंस अपने वेपन्स निकालकर तैयार हो जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि लड़का हमला करे, लेकिन ब्रो को कोई जल्दी नहीं थी। वह आराम से ऑरा फार्मिंग करते हुए अपने शिकारों को नीचे देखकर घूरता रहता है। फिर वह आगे बढ़ता है और बिना एक शब्द बोले उनके सिर काटना शुरू कर देता है। सबसे अच्छी बात यह थी कि ब्रो के पास कोई नो किल रूल नहीं था। वह एक एक करके सबके सिर काटता चला जाता है और हुडी पहने उसका ठंडा अंदाज उसे और भी खतरनाक बना देता है। तभी एक मोटा आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है। एल्दोमिया पहले उसके चेहरे पर जोरदार किक मारता है और फिर उसके पेट के चारों तरफ का मांस काट देता है, मानो उसका शॉवरमा बना दिया हो। बॉस को तो अपनी कुर्सी से उठने का मौका भी नहीं मिलता। ब्रो की आंखों के सामने उसके सारे आदमी फ्रूट निंजा स्टाइल में कटते चले जाते हैं। आखिरकार वह दोनों हाथ ऊपर उठाकर आत्मसमर्पण कर देता है, दया की भीख मांगता है और कहता है कि उन्होंने जो कुछ भी लूटा है वह सब ले लें। एल्दोमिया डरावनी मुस्कान के साथ कहता है कि वह ऐसे कचरे जैसे आदमी को मारकर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहता। आखिर गिल्ड में वापस ले जाने के लिए प्रिजनर्स की भी जरूरत होती है, इसलिए वह इस बार उसे जिंदा छोड़ देगा। तुम्हें लग सकता है कि लीडर बच गया, लेकिन हमारा लड़का सचमुच थोड़ा साइकोपैथ है। सोड इस्तेमाल करने की बजाय उसे पुराने तरीके से उस आदमी के चेहरे को पंचिंग बैग बनाकर पीटना ज्यादा पसंद था। उस जबरदस्त बीट डाउन के बाद दृश्य बदलता है और हम रॉयल कैपिटल के एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचते हैं। बैंडेड सब्जुगेशन मिशन पूरा हो चुका था और दोनों को अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला था। एल्दोमिया कहता है कि अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए, लेकिन शेरिल पहले ही कल वाले क्वेस्ट की डिटेल्स देखने में व्यस्त थी। एकेडमी से छुट्टी वाले दिनों में वह अक्सर क्वेस्ट्स लिया करती थी। अब जब अगले दिन से उसकी छुट्टियां शुरू हो रही थीं, तो उसने एक और बैंडेड सब्जुगेशन मिशन पर जाने का फैसला कर लिया। एल्दोमिया हैरानी से कहता है कि हाल ही में ऐसे मिशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इस बार वाला क्वेस्ट तो बहुत बड़ा था। पूरे 60 लोगों की जरूरत थी और पहली कोशिश पहले ही असफल हो चुकी थी। जगह पश्चिम की तरफ विनियर्ड्स के पास थी और वहां पहुंचने में ही पूरा 1 दिन लग जाता। एल्दोमिया को शक था कि शेरिल के पिता उसे इसकी परमिशन कभी नहीं देंगे। वैसे भी ब्रो शुरू से ही उसके क्वेस्ट मिशंस को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, लेकिन शेरिल ने इस बार पहले से ही प्लान बना रखा था। हालांकि पिछली बार उसके बनाए प्लान को देखकर एल्दोमिया को उससे कोई खास उम्मीद नहीं थी। उनकी बातचीत को दूर खिड़की से एक क्लोक्ड फिगर चुपचाप देख रहा था। उसे गिल्ड मास्टर से पता चलता है कि यह लड़का सिर्फ 1 साल पहले ही यहाँ आया था। वही लड़का अब ऐसी अजेय ताकत बन चुका था जो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को कुचल देता था और इसी वजह से उसे मैड डॉग का एलियस मिला था।
एल्दोमिया की स्किल्स उस क्लोक्ड फिगर की दिलचस्पी जगाने के लिए काफी थीं और अब वह उसके बारे में और जानना चाहता था। 2 दिन बीत जाते हैं और सभी लोग सब्जुगेशन क्वेस्ट की लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां लोगों की बहुत बड़ी टीम मौजूद थी, लेकिन क्लाइंट कहीं दिखाई नहीं देता। काफी तलाश के बाद वे उसे ढूंढ लेते हैं। वह एक आदमी था जो हाथ बांधकर बैठा हुआ था और पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ा लग रहा था। बैरन पपाया का मूड बिल्कुल खराब था। उसकी बैकग्राउंड स्टोरी यह थी कि उसने अपना टाइटल पैसों से खरीदा था, यानी ब्रो के पास बेहिसाब दौलत थी। तभी एक बड़ा सा आदमी सबको क्वेस्ट की जानकारी देना शुरू करता है। वह बताता है कि हाल ही में एक बैंडिट ग्रुप ने बैरन के टेरिटरी पर हमला किया और जंगल के पास वाले रूइंस पर कब्जा कर लिया। कुल 20 बैंडिट्स हैं और सभी पूरी तरह आर्म्ड हैं। प्लान बेहद सीधा था। सभी लोग अलग अलग दिशाओं से बैंडिट्स को घेरेंगे और सिग्नल मिलते ही पूरे जंगल में एक साथ चार्ज कर देंगे। एल्दोमिया को यह स्ट्रेटेजी शुरू से ही बेहद अजीब लगती है, खासकर इसलिए क्योंकि वे इसे खुले इलाके में लागू करने वाले थे। कई एडवेंचरर्स भी इस योजना पर सवाल उठाने लगते हैं। शेरिल को भी बैरन की नीयत पर शक होने लगता है। दोनों महसूस कर सकते थे कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। एडवेंचरर्स के बीच बढ़ती बेचैनी देखकर मैनेजर आगे आता है और सभी को शांत करने की कोशिश करता है। असल में बैरन चाहता था कि बैंडिट्स को चुपचाप खत्म कर दिया जाए, और क्योंकि गिल्ड के एडवेंचरर्स काफी ताकतवर होते हैं, इसलिए यह काम उनके लिए आसान होना चाहिए। लेकिन इसे और दिलचस्प बनाने के लिए बैरन एक और शर्त रखता है। जो भी उसकी बनाई हुई योजना का पूरी तरह पालन करेगा, उसे बोनस के तौर पर 5 सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे। पैसा हमेशा लोगों को प्रेरित करता है और यहाँ इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। जो लोग कुछ देर पहले तक इस योजना पर सवाल उठा रहे थे, अब वही किसी भी कीमत पर इसे मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैनेजर बड़ा ही चालाक और घटिया आदमी था। उसे लगा कि उसने सबको अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन एल्दोमिया और शेरिल मुख्य दल से अलग हो जाते हैं और उसके आदेश मानने से साफ इनकार कर देते हैं। लड़का पूछता है कि क्या उन्हें इससे कोई शिकायत है। मैनेजर दिखावे के लिए कहता है कि सब ठीक है, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि बैरन उसे ऐसी नजरों से घूर रहा है मानो कह रहा हो, अगर तुमने इन्हें नहीं मनाया तो नौकरी से निकाल दूंगा। आखिर में एल्दोमिया और शेरिल इन लोगों की एक भी बात सुनने की जरूरत नहीं समझते और अपने रास्ते निकल जाते हैं। चलते हुए दोनों अपनी राय साझा करते हैं। उनके लिए यह बिल्कुल साफ था कि सीधे अंदर घुसने वाली योजना एक ट्रैप है। बैरन जरूर कोई बड़ी चाल चल रहा था, भले ही उसका असली मकसद अभी पता नहीं था, लेकिन शेरिल को बहुत बुरा एहसास हो रहा था कि बाकी सभी एडवेंचरर्स इस मिशन में मारे जाएंगे। दूसरी तरफ बैंडिट्स पहले से ही जंगल के अंदर बैरन के आदेश के अनुसार छिपे बैठे थे। वे पहले ही बैरन के साथ मिल चुके थे और उन्हें लग रहा था कि उनका काम अब पहले से भी आसान हो गया है। जो 2 लोग बाकी टीम से अलग हुए थे, उन्हें वे आराम से अकेले ही खत्म कर देंगे। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एडवेंचरर्स पूरी रफ्तार से अंदर आए और मौत के घाट उतर गए। अभी वे लोग फिर से एडवेंचरर्स को मूर्ख बनाने की बातों पर हंस ही रहे थे कि तभी पीछे से हमारा लड़का अपनी सोर्ड घुमाते हुए अचानक उन पर टूट पड़ता है और पहले ही उन्हें फ्लैंक कर लेता है। एल्दोमिया की ब्लेड सीधे सबसे ज्यादा बकवास करने वाले बैंडिट का सिर धड़ से अलग कर देती है। उसके साथी समझ ही नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या। अगले ही पल लड़के का भारी पंच एक आदमी की नाक पर इतना जोर से पड़ता है कि उसका पूरा सिर जाकर पेड़ से टकरा जाता है। वह बेहद भयानक मौत थी। बैंडिट्स तुरंत इस अचानक हुए एम्बुश का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और पहचान लेते हैं कि यह वही रूकी लड़का है, लेकिन हमारा लड़का उन्हें कोई मौका नहीं देता। वह अपनी सोर्ड निकालकर एक एक करके सबको ऐसे काटना शुरू कर देता है जैसे केबाब काट रहा हो। तभी एक आर्चर किसी तरह अपना एरो छोड़ देता है, लेकिन एल्दोमिया मानो गोकू से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीख चुका हो। वह इतने करीब से आए हुए एरो को भी आराम से डॉज कर देता है। उसकी सोर्ड स्लैशेस इतनी खतरनाक थीं कि ऐसा लग रहा था मानो वह अपने दुश्मनों को काट नहीं बल्कि वेपोराइज कर रहा हो। लगातार एक के बाद एक बॉडीज गिराते हुए एल्दोमिया बीच में खड़ा होकर उनका इंतजार करता है कि अब कौन हमला करेगा। हैरानी की बात यह थी कि ये क्लाउन्स अब भी सोच रहे थे कि वे जीत सकते हैं, इसलिए एल्दोमिया उनका मुस्कुराकर स्वागत करता है। इससे पहले उसने शेरिल से चर्चा की थी कि जंगल के अंदर कोई न कोई ट्रैप जरूर होगा। वह सिल्वर कॉइन्स के लालच में अंधे हुए एडवेंचरर्स की तरह खुद भी मूर्ख नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने अपना अलग प्लान बनाया। हालांकि उसे प्लान कहना भी मुश्किल था। उसका सीधा सा मतलब था, मैं सबको मार दूंगा और कोई भी विटनेस जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चारों तरफ बिखरी हुई लाशों के बीच एल्दोमिया कुछ ही समय में पूरे ग्रुप का ज्यादातर हिस्सा खत्म कर चुका था। उसे पता था कि बैरन को जल्द ही इस अप्रत्याशित पलटवार की खबर मिल जाएगी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब एडवेंचरर्स दोबारा मैनिपुलेट नहीं होंगे। शेरिल को लेकर थोड़ी चिंता होने के बावजूद एल्दोमिया खुद को समझाता है कि वह ठीक होगी।
जबकि उसका अपना इरादा था कि और रीइंफोर्समेंट्स आने से पहले वह पीछे हट जाए। वहां से निकलने से पहले वह उस बेवकूफ बैंडिट के चेहरे पर एक और जोरदार वार करता है जिसका सिर वह पहले ही कुचल चुका था। बैंडिट जैसे ही आंखें खोलता है, उसके सामने एल्दोमिया का खून से भरा डरावना चेहरा होता है। लड़का उसे धमकाते हुए कहता है कि अब दोनों थोड़ी बातचीत करेंगे। इसके बाद दृश्य शेरल की तरफ बदलता है, जिसने जंगल के बीचों बीच मौजूद रूइंस को ढूंढ लिया था, जो असल में बैंडिट्स का हाइडआउट था। ऊपर से देखने पर वह जगह पूरी तरह खाली लग रही थी, लेकिन वहां एक वेयरहाउस इतना साफ सुथरा था कि उसे रूइन कहना मुश्किल था। शेरल अंदर जाती है और बेसमेंट की तरफ उतरने लगती है। वह सोच रही थी कि आखिर इतनी सीक्रेट बेस बनाने की जरूरत क्या थी। तभी वहां फैली सड़ी हुई तेज बदबू लगभग उसे बेहोश कर देती है और चलते चलते उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है। अगले ही पल उसके सामने उस जगह की भयावह सच्चाई खुल जाती है। पूरे बेसमेंट में लाशों के पहाड़ पड़े हुए थे। उधर एल्दोमिया को भी पूछताछ के दौरान बैंडिट से यही सच्चाई पता चलती है। वह बताता है कि उन बेसमेंट में दफन सभी बॉडीज उन्हीं एडवेंचरर्स की हैं। एल्दोमिया गुस्से में पूछता है कि आखिर इतने अमानवीय काम से उन्हें क्या मिलने वाला था। बैंडिट जवाब देता है कि वे सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे थे ताकि उन लाशों को जला सकें। यह भी पता चलता है कि बैरन ने ही उन्हें हायर किया था, जिससे यह पूरी तरह साबित हो जाता है कि इस पूरे षड्यंत्र में बैरन खुद सीधे शामिल था। ये सुनते ही एल्दोमिया उन बॉडीज की सही लोकेशन जानना चाहता है। असल में वे लाशें जंगल के काफी अंदर छिपाई गई थीं, जहां उनकी सुरक्षा के लिए एग्जीक्यूटिव्स तैनात थे। ये लोग बैरन के असली सबऑर्डिनेट्स थे और इतने ताकतवर थे कि ऑरा का इस्तेमाल भी कर सकते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो शेरल बहुत बड़े खतरे में थी, क्योंकि उसी समय एक रहस्यमयी शैडोवी फिगर बेसमेंट की ओर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ शेरल अब भी सुराग इकट्ठा करने में व्यस्त थी। उसे एहसास होता है कि ये सभी एडवेंचरर्स पहले रेड में मारे गए ग्रीन रैंक वाले लोग थे। वे सभी रूकीज थे, लेकिन इस बार का क्वेस्ट तो ब्लू रैंक एडवेंचरर्स जैसे उनके ग्रुप को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। इससे वह और भी उलझन में पड़ जाती है। आखिर कोई सिर्फ सड़ती हुई लाशों से भरे बेसमेंट के लिए इतना बड़ा खेल क्यों खेलेगा? उसके सारे सवालों के जवाब मिलने से पहले ही गार्ड डरावने अंदाज में सीढ़ियां उतरकर नीचे आ जाता है और शेरल को एहसास हो जाता है कि अब उसकी हालत खराब होने वाली है। वह आखिरी पल में मुड़कर किसी तरह उसके अटैक पर रिएक्ट कर पाती है, लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ यह अभी पता नहीं चलता। दृश्य वापस बैरन की तरफ बदलता है। उसकी पूरी योजना अब तक सही चल रही थी और जो भी एडवेंचरर्स उस नरसंहार से बच जाते, उनसे निपटने के लिए भी वह पूरी तरह तैयार था। तभी एक बैंडिट दौड़ता हुआ आता है और बैरन को बताता है कि एक बड़ी इमरजेंसी हो गई है। जैसे ही बैरन को पता चलता है कि एल्दोमिया ने उसके सभी आदमियों का सफाया कर दिया है, उसके चेहरे की सारी अकड़ गायब हो जाती है। उसकी पूरी योजना को इतना बड़ा झटका लगता है कि वह तुरंत मीडिएटर को आदेश देता है कि फिलहाल सभी एडवेंचरर्स को स्टैंड बाय पर रखा जाए। इसके बाद बैरन खुद उस लड़के को मारने निकल पड़ता है जिसने उसकी पूरी चाल को बर्बाद कर दिया था। इसी क्वेस्ट के दौरान गिल्ड ऑफिस वाला क्लोक्ड एडवेंचरर भी चुपचाप सब कुछ देख रहा था। अब असली एक्शन शुरू होता है। शेरल किसी तरह एग्जीक्यूटिव के पहले स्लैश से बच निकलती है। वह आदमी झुंझलाकर कहता है कि पापा वेरा एक बच्चे तक को नहीं संभाल पाया। अब जबकि इस लड़की ने बेसमेंट का राज देख लिया है, वह भी बाकी लाशों के साथ यहीं दफन होगी। ये आदमी एग्जीक्यूटिव्स में से एक था। शेरल उसकी असली ताकत नहीं जानती थी, लेकिन अब वह खुद इतनी मजबूत हो चुकी थी कि ऑरा के फ्लो को कंट्रोल कर सकती थी। इस ताकतवर आदमी से लड़ने का रोमांच ही उसके अंदर उत्साह भर देता है। मजेदार बात यह थी कि जो आदमी अभी तक बेहद डरावना बनने की कोशिश कर रहा था, वही शेरल को ऑरा इस्तेमाल करते देखकर खुद डर जाता है और समझ ही नहीं पाता कि वह आखिर किस तरह की मॉन्स्टर लड़की से लड़ रहा है। अगले ही पल उसका शरीर बेसमेंट से बाहर जा गिरता है। शेरल उससे सब कुछ सच सच बताने को कहती है, नहीं तो वह उसे और भी ज्यादा दर्द झेलने पर मजबूर कर देगी। वह उसकी बात पर हंसता है और कहता है कि सिर्फ थोड़ा बहुत ऑरा इस्तेमाल कर लेने से कोई हीरो नहीं बन जाता। लेकिन शेरल के लिए असली समस्या कुछ और थी। उसके सामने सिर्फ एक दुश्मन नहीं, बल्कि उसके बहुत सारे साथी भी मौजूद थे। संख्या के मामले में वह पूरी तरह कमजोर पड़ रही थी और वह एल्दोमिया नहीं थी जो अकेले इतने लोगों को संभाल सके। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है। महान नाइट की बेटी को याद आता है कि उसका भी एक दोस्त है, वही दोस्त एज्योर सोर्ड्समैन, जो उसी समय लड़ाई में अधमकता है। ब्रो अपनी शानदार एंट्री करते ही शुरुआत में 2 लोगों के सिर काट देता है। एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शेरल के पास बैकअप होगा और जैसे ही वह पलटकर शेरल की तरफ देखता है, वह वहां से गायब हो चुकी होती है। अगले ही पल वह उसके पीछे लाइटनिंग जैसी स्पीड ब्लिट्स के साथ पहुंच जाती है। मानना पड़ेगा कि यह आदमी फिर भी किसी तरह रिएक्ट कर लेता है, लेकिन शेरल की ऑरा सोर्ड इतनी ताकतवर थी कि वह उसकी वेपन को चीरते हुए उसके सिर समेत सब कुछ 2 हिस्सों में काट देती है। उसी समय एल्दोमिया भी बाकी लोगों के बीच उतरता है
और एक एक करके सबको अपनी सोर्ड से खत्म कर देता है। लेकिन यह लड़ाई उसे कुछ ज्यादा ही आसान लगती है। अब तक उसने सुना था कि बैरन के एग्जीक्यूटिव्स ऑरा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये लोग तो चिकन डाचान से भी बदतर निकले। शेरल खुश हो जाती है कि एल्दोमिया ठीक समय पर पहुंच गया। वह उसे बेसमेंट की पूरी सच्चाई बताती है कि वहां पहले क्वेस्ट में मारे गए एडवेंचरर्स की सड़ती हुई लाशें भरी पड़ी हैं। उसे सिर्फ एक बात का अफसोस था कि उसने गलती से इन सभी लोगों को मार डाला, इसलिए अब उनसे कोई जानकारी नहीं निकाली जा सकती। एल्दोमिया कहता है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही एक बैंडिट को जिंदा पकड़कर उससे पूछताछ कर ली थी। अभी उन्होंने सबसे बड़ा काम यह किया था कि एडवेंचरर्स की जान बचा ली और बैरन की पूरी योजना को बीच में ही रोक दिया। लेकिन इसके बावजूद उन्हें अब तक बैरन का असली मकसद समझ नहीं आया था। तभी पास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आती है और एल्दोमिया तुरंत समझ जाता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। वह खुद बैरन था, जिसने आखिरकार व्यक्तिगत ड्यूएल के लिए मैदान में कदम रखा। एल्दोमिया बड़ी खूबसूरती से बैरन की सोर्ड स्विंग को रोक देता है। दोनों ही ऑरा का इस्तेमाल करने में सक्षम दिखाई देते हैं। एल्दोमिया प्रभावित होता है और कहता है कि उसे पहले से उम्मीद थी कि बैरन खुद सामने आएगा। वैसे भी अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके सारे आदमी पहले ही काटे जा चुके थे और उसकी सारी शानदार योजनाएं भी उनके साथ खत्म हो चुकी थीं। बैरन अपने स्टेटस को ऊंचा उठाने की लालच में रची गई अपनी ही साजिशों को कोसने लगता है। एल्दोमिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि दूसरों को धोखा देकर कुछ हासिल करने की कोशिश करना बेहद घटिया बात है। बैरन समझ जाता है कि यह लड़का उसे कभी नहीं समझ पाएगा, इसलिए वह पूरी ताकत से सोर्ड लेकर एल्दोमिया पर टूट पड़ता है। लेकिन ब्लू हेयर्ड बॉय को मारने की कोशिश करने से पहले बैरन फैसला करता है कि वह अपनी कॉर्प्स कलेक्शन के पीछे छिपा असली राज उसे बता देगा। बैरन की पूरी योजना यह थी कि उन सभी लाशों को बैंडिट्स का भेष पहनाया जाए और फिर उन्हें जला दिया जाए। उसने बहुत लंबी और सोची समझी स्ट्रेटेजी बनाई थी। बाद में वह तीसरे क्वेस्ट की घोषणा करता, जहां वह खुद इतने सारे बैंडिट्स को मार गिराने का श्रेय अपने नाम कर लेता, जबकि असलियत में वे सभी कॉर्प्सेस एडवेंचरर्स की होती। इस तरह उसे जरूरी फेम और रिकॉग्निशन दोनों मिल जाते। हालांकि इस पागल बैरन की योजना काफी हद तक बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। ब्रो अभी भी लॉन्ग गेम खेल रहा था। उसका इरादा था कि वह और ज्यादा बैंडिट्स को हायर करेगा और भी ज्यादा एडवेंचरर्स को अपने जाल में फंसाएगा, ताकि उसकी योजना एक दिन सफल हो सके। एल्दोमिया उसकी सोच से पूरी तरह घृणा करने लगता है। वह इस बात से आग बबूला हो जाता है कि कोई इंसान सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। अगले ही पल वह बैरन सोर्ड के नीचे से फिसलता है और उसके पेट में इतनी जोरदार किक मारता है कि बैरन उड़कर सीधे एक पेड़ से जा टकराता है। वह इतना भारी वार था कि खुद इतना स्किल्ड बैरन भी समझ नहीं पाया कि अभी उसके साथ हुआ क्या है। एल्दोमिया ने अपनी जबरदस्त स्पीड से उसे पूरी तरह पछाड़ दिया था। लड़का उससे कहता है कि उसे खुश होना चाहिए, क्योंकि अब वह खुद पूरी दुनिया को दिखाएगा कि यह आदमी कितना गंदा और नीच इंसान है। वही बैरन जिसने इतने सारे एडवेंचरर्स की बलि चढ़ा दी थी, अब एक डरे हुए खिनोस की तरह जान की भीख मांगने लगता है। वह कहता है कि वह तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था और उसे जो कहा गया वही किया। एल्दोमिया उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन तभी बैरन एक ऐसा नाम लेता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। डीमंस। हाँ, आपने सही सुना, यही इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था। बैरन पेपी एरा को डीमंस ने इन सभी घिनौने कामों के लिए मजबूर किया था। अगर वह उनकी बात नहीं मानता तो वे उसे मार डालते। डीमंस शब्द सुनते ही एल्दोमिया के अंदर छिपा हुआ बदले की आग से भरा जानवर जाग उठता है। उसका गुस्सा और रिवेंज लेने की इच्छा कई गुना बढ़ जाती है। फिर भी वह बैरन की किसी बात पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि यह सब सिर्फ समय खरीदने का एक बहाना है। एल्दोमिया की ब्लेड अब बैरन की गर्दन भेदने ही वाली थी कि बैरन घबराकर कहता है कि वह उन्हें खुद डीमंस तक ले जाने को तैयार है। लेकिन तभी वही क्लोक्ड एडवेंचरर जिसे उन्होंने पहले देखा था अचानक मैदान में उतरता है और एल्दोमिया के पास से गुजरते हुए सीधे बैरन को मार डालता है, इससे पहले कि वह एक और शब्द बोल पाता। इसी के साथ एल्दोमिया के हाथ से वह एकमात्र मौका भी निकल जाता है जिससे उसे डीमंस के बारे में जरूरी जानकारी मिल सकती थी। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या है, जबकि क्लोक्ड फिगर मुस्कुराता है और खुश होता है कि उसने उस हरामी को उनके सारे राज खोलने से पहले ही खत्म कर दिया। वह अपना हुड हटाता है और लड़के की तरफ देखकर कहता है कि अफसोस की बात है, लड़ने की बजाय वह उन्हें वापस चलकर इस बारे में बात करने का प्रस्ताव देता है। चेरल यह देखकर हैरान रह जाती है कि किंग्स शैडोज नाम का ग्रुप सचमुच अस्तित्व में है। यह एक एलीट इंटेलिजेंस फैक्शन थी जो अंधेरे में रहकर काम करती थी और इंफॉर्मेशन पर जबरदस्त कंट्रोल रखती थी। ये
लोग किंगडम के फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। हालांकि शेरल के अपने पिता ने कभी उसे इनके बारे में विस्तार से नहीं बताया था, लेकिन वह तुरंत पहचान जाती है कि यह आदमी उसी ग्रुप का सदस्य है। वह आदमी खुद इसकी पुष्टि करता है और कहता है कि सर इकाफ की बेटी से ऐसी समझदारी की उम्मीद थी। उस आदमी का नाम वॉल्टर था और